हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस वीकली क्विज। ये जून मंथ के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स क्विज है और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस जो इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चंस के साथ साथ अटेम्प्ट करते रहिए और ट्रैक करते रहिए आपका परफॉर्मेंस लास्ट वीक से इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गंगा नदी के निरंतर और सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण प्रवाह और ई प्रवाह निगरानी प्रणाली शुरू करी है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय और ऑप्शन डी है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, मैं आपको 3 सेकंड दूंगा। 1, 2, 3, आ जाओ। लेट अस मूव टू आंसर। आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। पर्यावरण प्रवाह यानी कि ई प्रवाह की निगरानी प्रणाली को जल शक्ति मंत्रालय की एक शाखा जो कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग नदी के पानी की गुणवत्ता और अन्य प्रमुख मापदंडों में सहायता करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। ठीक है, तो आईईपी का क्वेश्चन है ये। आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जीपीआई में भारत की रैंक, तो ये रैंकिंग एंड रिपोर्ट का क्वेश्चन है। 116 रैंक है भारत की, 113 है, 12 है या 4 है? ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूँ। 1, 2, 3, आओ करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो ये है कि 116वीं रैंक है भारत की। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के जो वार्षिक ग्लोबल पीस इंडेक्स होता है उसमें भारत की रैंक है 116। टोटल कितने हैं कंट्रीज? 163 कंट्री हैं, भारत का 116वां रैंक आया है। पिछले साल क्या क्या रैंकिंग थे, ये रैंकिंग दिया हुआ है। पहले जो रैंकिंग आई थी 2020 में, तब इसकी रैंकिंग 139 थी। ठीक है, अब आ जाते हैं अडानी समूह का क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अडानी समूह ने चूखा प्रांत, ठीक है आपने न्यूज में भी सुना होगा, 570 मेगावाट के बिजली संयंत्र के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी ये एग्रीमेंट्स और एमओयू का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन भूटान, दूसरा ऑप्शन मॉरिशस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। ठीक है, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ और फिर हम लोग करेक्ट आंसर पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आओ मूव करते हैं। तो देखो, ये आपको भूटान के निर्देश के साथ अडानी जी का फोटो भी दिख रहा है। भूटान ने जो भारत के अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी जी ने उनके साथ जो रूलर हैं और किंग हैं प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे हैं, उनसे मुलाकात की और चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के संयंत्र की एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हो गए। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामयाल वांगचुक भी इसमें अवेलेबल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है कि विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एमिग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ता के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ, तो ये भी एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, रिजर्व बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ, या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के साथ। ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूँ। 1, 2, 3, आ जाओ जी। करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। तो विदेश मंत्रालय ने स्टेट बैंक के ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन। ठीक है जी, आज ये एसबीआई पे भी है इसके अंदर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डैश ने बच्चों के लिए अपनी पहली पिक्चर बुक एंड फाइंड्स अ होम, एड फाइंड्स ए होम के साथ कहानीकार क्षेत्र में कदम रखा है। मतलब ठीक है, ये न्यूज में आपने बहुत सुना भी होगा कि ये कौन है। ये सेलिब्रिटी हैं, आलिया भट्ट है, अनुसुईया सेनगुप्ता है, पायल कपाड़िया है या प्रियंका चोपड़ा जोनास है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। 3, 2, 1, आ जाओ करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आलिया भट्ट। आपने देखा भी होगा ये फोटो, बाकी न्यूज चैनल्स में चल रहा था और यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। आलिया भट्ट ने बच्चों के लिए अपनी पहली पिक्चर बुक जिसका नाम है एड फाइंड्स ए होम। ठीक है, और ये क्या है, उन्होंने अपने कंपनी भी स्टार्ट किया एड ए मम्मा, जो कि बच्चों का क्लोथिंग और कपड़ों का वस्त्र का कंपनी है। उसी में उन्होंने जारी किया है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो वो अपना कंपनी का प्रमोशन भी कर रहा है इस बुक के थ्रू। ठीक है, अब आ जाता है डेट्स का क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जून, 16 जून, 17 जून या 18 जून?
सिंपल क्वेश्चन है, 3 सेकंड देता हूँ, 1 2 3। हाँ ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका 16 जून, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी IDFR। ये 16 वर्ष को मनाया जाता है और 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों के योगदान को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को, 16 जून को, 17 जून को या 18 जून को? 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 1 2 3, आ जाइए। तो 17 जून को मनाया जाता है हर साल। और ये किस लिए मनाया जाता है कि जो पृथ्वी है हमारी, जो आप देख भी रहे हो पृथ्वी, इस पे धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जो भूमि का कवर है वो घटता जा रहा है। और इसी को हल करने के लिए, लोगों को साथ आने के लिए 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। इस साल 2024 की थीम थी यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। ठीक है। अब है विश्व मगरमच्छ दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। ठीक है, क्रोकोडाइल डे, क्रोको क्रोकोडाइल डे। 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून? 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 1 2 3। चलो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 17 जून को मनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं जो हमारे मगरमच्छ हैं या घड़ियाल हैं, वो धीरे धीरे इनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। तो इस प्रजाति को बचाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस संस्थान को WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? एम्स दिल्ली को नामित किया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ को नामित किया, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को, या राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूट है उसको किया है? 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 1 2 3, आ जाइए। तो द करेक्ट आंसर है हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH, उसको WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। और ये जो है चिकित्सा संस्थान, ये CCRAS यानी कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के आयुष मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका स्पोर्ट्स का। निम्नलिखित में से कौन 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बन गई हैं? लेडी हैं जिन्होंने की घुड़सवार बनी है और जो पहली भारतीय हैं ये। ठीक है। तो जब भी कोई पहला भारतीय कोई अवार्ड जीतेगा तो उसके क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास अलीशा अब्दुल्ला, कल्याणी पाटेकर, रोशनी शर्मा या श्रुति वोरा। ये भी न्यूज में था अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज देखते हो तो। 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 1 2 3, आ जाओ जी। करेक्ट आंसर है श्रुति वोरा। आपने देखा होगा ये फोटो भी काफी फेमस हुआ था घुड़सवारी में। जो श्रुति वोरा है उन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्री स्पर्धा जीती है। ये पहली महिला घुड़सवार है भारतीय, और इन्होंने स्लोवेनिया की लिपिका में आयोजित इस इवेंट में ये अंक भी प्राप्त करे थे। ठीक है। ओके। 11वां क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 तक भारत के पास कुल 172 परमाणु वॉरहेड हैं? ये किस संगठन ने जारी किया है? स्टॉकहोम इंटरनल पीस इंस्टीट्यूट ने, मैरकॉम इंडिया ने, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड लाइन ने? ठीक है। तो इसमें क्या आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, 1 2 3, आ जाओ जी। करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। जनरली यही सारी चीजें करते हैं स्टॉकहोम का जो इंस्टीट्यूट है। तो इनका जो सबसे नया आकलन है उसके अनुसार चीन के पास 500 और भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170 इतने परमाणु वॉरहेड हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि है हमारा निम्नलिखित में से किसी दिल्ली नगर निगम, जिसे कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं, के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है। अभिषेक सिन्हा, अमित पांडे, अश्विनी कुमार, राजीव सक्सेना? ठीक है। 3 सेकंड देता हूँ मैं आपको, 1 2 3, आ जाओ जी। करेक्ट आंसर देख लेते हैं अश्विनी कुमार, जो कि एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं। इनको MCD के आयुक्त के रूप में चुना गया है। ठीक है। इससे पहले जो अमित यादव जो कि IAS ऑफिसर थे, वो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे।
अब उनको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लगभग 50% हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, तो आप कैलकुलेट करते रहिए आपने कितना स्कोर कर लिया। देखो, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है? वॉटसिला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज या अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड? ठीक है, आइए 3 सेकंड, 1 2 3। करेक्ट आंसर है वॉटसिला। तो वॉटसिला क्या है? वॉटसिला ने पहले बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सब बताया था। और 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन 2025 में ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद भी है, और 2026 में डिलीवर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्रॉल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने $227.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, युवराज सिंह ने हासिल किया है, विराट कोहली ने हासिल किया है, शुभमान गिल ने हासिल किया है, रश्मिका मंदाना ने हासिल किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहेगा ना, अगर आपको करेक्ट आंसर पता भी नहीं है तो भी आप ऑप्शंस को एवेल्युएट करके एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो कि इसमें से हमको क्या लगता है कि भाई शीर्ष स्थान पे कौन हो सकता है। युवराज सिंह हो सकते हैं, कोहली हो सकते हैं, शुभमान गिल हो सकते हैं, रश्मिका मंदाना हो सकते हैं। तो अगर आप उसका आंसर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन करके भी, कॉमन सेंस लगा के भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, आ जाइए। विराट कोहली, तो ये तो देखो हमको पता ही था कि विराट कोहली का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा और हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया। तो आप सभी को T20 वर्ल्ड कप जीतने की भी शुभकामनाएं। आइए तो देख लेते हैं ये सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक। इसमें उन्होंने बिजनेस बॉलीवुड के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर है बॉलीवुड के स्टार रणवीर सिंह। ठीक है, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट आपको तभी करना है जब आपको थोड़ा बहुत उस टॉपिक का नॉलेज है। सिर्फ अंदाजे से ऑप्शन एलिमिनेट करके गैस वर्क नहीं करना है। देखिए, गैस वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम ऑप्शन एलिमिनेशन। गैस वर्क में क्या रहता है, आप तुक्का मारते हो, इसमें आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते हो, तो इसमें चांसेस ऑफ करेक्ट आपका ज्यादा है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले भारतीय भारतीय बने? ठीक है, पहले भारतीय साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विनोद गनात्रा है, अवंतिका वंदनापू है, अनीश कपूर है, आलोक शुक्ला है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज में आपका इंटरेस्ट है तो आपको इसका आंसर पता होगा। 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 1 2 3। आओ, विनोद गनात्रा, जो कि एक फिल्म निर्माता हैं और इसलिए उनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, जो क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया। आजकल क्रिकेट बहुत ज्यादा चल रहा था जब से वर्ल्ड कप में, तो क्रिकेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। कौन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? ठीक है, दूसरे। कभी कभी क्या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपसे दूसरे पहुंचा हुआ है और इसमें जो पहले होंगे, पहले बल्लेबाज, उनका भी ऑप्शन दिया होगा, और कई लोग क्या सोचते हैं कि पहले ही पूछा जाता है तो वो पहले कोई टिक मार आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए संदीप लमिछाने, ऑप्शन बी अक्षर पटेल, ऑप्शन सी आदिल रशीद, ऑप्शन डी एडम जैम्पा। 3 सेकंड में आपको दूंगा, 3 2 1, आ जाओ। संदीप लामिछाने नेपाल के क्रिकेटर हैं और नेपाल भी धीरे धीरे बहुत अच्छा क्रिकेट में कर रहा है। हमारा पड़ोसी देश है और हमारा पड़ोसी देश आगे बढ़े तो अच्छी बात है। नेपाल के लेग स्पिनर संदीप लामिछाने ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, अभी 2020 वर्ल्ड कप में ही बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने उपलब्धि हासिल करी थी और इन्होंने 54 मैच उनको लगे ये पहुंचने के लिए। ठीक है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? 19 जून को, 14 जून को, 13 जून को या 12 जून को? ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 1 2 3, आ जाओ। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है जी, इस वर्ष का क्या थीम था? इस वर्ष का थीम था कि प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। उद्देश्य तो हमें पता है कि जैसे भी ये जितने भी इंटरनेशनल डेज होते हैं, इनका मेन उद्देश्य होता है ये जागरूकता फैलाना और उसको, रोग को कम से कम करना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.97 मीटर के प्रयास के साथ अपना पहला पाओ नूरमी गेम्स का स्वर्ण पदक हासिल किया है?
भाला फेंक, नीरज चोपड़ा ने गोल्डन मेडल जीता था ओलंपिक में, ओलंपिक फिर से आ रहे हैं और इस बार भी हमको उम्मीद है कि हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा फिर से गोल्ड लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा या विक्रांत मलिक। ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूँ। 3, 2, 1। आओ तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, नीरज चोपड़ा, इंडिया के गोल्डन बॉय। तो भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में पाओ नूर्मी गेम्स स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। चोपड़ा का जो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ है वो है 89.94 मीटर, और हम आशा कर रहे हैं कि इस बार ओलंपिक में वो 90 को क्रॉस करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट टू नीरज चोपड़ा ऑल्सो। आइए, क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? बच्चों ये आंसर आपका गलत होना नहीं चाहिए, न्यूज में बहुत ज्यादा था और एजुकेशन के ही फील्ड में इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी बिहार। तो दो ऑप्शन ए नहीं है, दूसरा ऑप्शन बी रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देते हैं ऑप्शन डी बिहार। देखो, अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो भी आपको पता होगा कि नालंदा बिहार में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। हमारे इतिहास भी उससे जुड़ा हुआ है और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का हमने उद्घाटन किया हुआ है। इसमें देश विदेशों से लोग आके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बद्धावन बंदरगाह को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। 3 सेकंड में आपको देता हूँ। 1, 2, 3। महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, तो महाराष्ट्र में 19 जून को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने दहानू के पास वधावन में इस पोर्ट को विकसित करने की मंजूरी दी है। इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी विकसित करेगी, जिसकी 74% हिस्सेदारी रहेगी और बाकी 26% हिस्सेदारी रहेगी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि डाकघर अधिनियम 2023 18 जून 2024 से प्रभावी होगा? ठीक है, तो डाकघर अधिनियम है, तो पहले तो आप ये सोच सकते हो कि इनमें से कौन सा डाकघर अधिनियम लागू कर सकता है। संचार मंत्रालय लागू कर सकता है, गृह मंत्रालय लागू कर सकता है, विधि और न्याय मंत्रालय लागू कर सकता है, या कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय लागू कर सकता है। 3 सेकंड में आपको देता हूँ। 1, 2, 3। संचार मंत्रालय, तो आपको भी पता है कि देखिए डाक पे कम्युनिकेशन का ही काम होता है। जब से टेलीफोन आ गए हैं तब से डाकघर का काम थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले संचार का जो अल्टीमेट तरीका था वो डाक के थ्रू ही हुआ करता था। तो संचार मंत्रालय ने 18 जून को ये घोषणा प्रभावी रूप से लागू कर दी है। इससे पहले क्या था, 2023 के डाकघर अधिनियम ने 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, ठीक है, जो अंग्रेजों के जमाने पे डाकघर का अधिनियम चलता रहा था वही चल रहा था। और इससे क्या होगा कि जो देश के सबसे दूरस्थ स्थान हैं वहां पर भी जो सेंट्रलाइज सर्विसेज हैं, यानी जैसे बैंकिंग है या अन्य गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनमें हेल्प होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने उभरते कौशल के साथ भारत के कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए डैश के साथ सहयोग किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जापान के साथ किया है, थाईलैंड के साथ किया है, या यूनाइटेड किंगडम UK के साथ किया है। ठीक है, 3 सेकंड। 1, 2, 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो MSDE कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल्स पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये राउंड टेबल में डिसाइड हुआ था। और ये योजना उभरते कैरियर के अवसरों को खोजने और विकसित करके कृषि क्षेत्रों के बदलने का प्रयास करेगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ जाते हैं। अब खत्म ही होने वाले हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों का जवाब देने की क्षमता में सुधार के लिए एक डैश नीति के आधारित ऋण को मंजूरी दी है। कितने ऋण को मंजूरी दी है? $530 मिलियन है, $181 मिलियन है, $170 मिलियन है, या $100 मिलियन है? 3 सेकंड में आपको देता हूँ। 1, 2, 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, $170 मिलियन। एशिया डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में सहायता करके भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के लोन की मंजूरी दी है।
ये जो ऋण है वो कोविड-19 महामारी से सीखे गए सबक के अनुरूप सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एडीबी के प्रयासों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हमारा। ठीक है, तो ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यूपीआई का क्वेश्चन है। डैश ने यूपीआई संचालित लेन देन के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ रुपे वेव क्रेडिट कार्ड, आजकल रुपे के क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वो लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है, इंडियन बैंक ने लॉन्च किया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 1 2 3। चलो जी, करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने क्या किया? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ रुपे नेटवर्क पर ग्राहकों को यूपीआई संचालित, आजकल आप देख रहे हो जो रुपे के क्रेडिट कार्ड है वो यूपीआई के प्लेटफॉर्म पे भी चलते हैं। वीजा, मास्टर कार्ड और बाकी जो क्रेडिट कार्ड के प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूपीआई पे नहीं चल पाते हैं। और देखिए, ये इसमें लिखा भी हुआ है कि रुपे वेव क्रेडिट कार्ड को आप अपने पसंदीदा यूपीआई एप्लीकेशन, आपका जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, आप किसी में भी इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे अपने पास नोट करके रखिए। और ये 25वां क्वेश्चन है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज आखिरी क्वेश्चन गिव्स यू दी मोटिवेशन। तो कोशिश ये करेगी ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो। तो रिया मनी ट्रांसफर के साथ मिलकर डैश ने दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को घर तक सुविधाजनक और सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। एचडीएफसी बैंक ने किया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडियन बैंक या भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई? ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूं, आप सोच लीजिए, 1 2 3। तो करेक्ट आंसर है इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आईपीपीबी भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये हमको वहां पर भी बैंकिंग की सेवा प्रदान कर रहा है जहां पर नॉर्मल बैंक्स अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर के दूर दराज के क्षेत्रों में, क्योंकि हमको पता है देखो पोस्ट ऑफिस तो हर दूर दराज के कोने में है, जहाँ पे बैंक भी नहीं है वहां पे भी पोस्ट ऑफिस है। तो ग्राहकों को सुविधाजनक और सस्ती डोर स्टेप वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए सीमा पार मनी ट्रांसफर में एक वैश्विक नेता, ठीक है, ये ग्लोबल मनी ट्रांसफर में रिया मनी ट्रांसफर बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, तो उनके साथ भागीदारी करिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे टोटल 25 25 क्वेश्चन। अब 25 में से आपने कितने करेक्ट करे? ठीक है, कितने आपके सही हैं? अगर आपके 20 से कम सही हैं, इसका मतलब अभी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डेली न्यूज देखना शुरू कर दीजिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, जितने भी सोर्स आपके पास अवेलेबल हैं सबसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे 100% मार्क्स आए। अगर करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपके 10 में से 10 करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी है। करंट अफेयर्स के नंबर आपको कट ऑफ में क्लियर करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एक एक नंबर से कट ऑफ छूटने वाली है, तो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर अभी आपके 20 से ज्यादा हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, जितने भी क्विज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, हर हफ्ते एटलीस्ट आप 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, उससे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा। और ये जो आपका स्कोर है, ये आप कोशिश करिए कि 20 से आप इसको 24 या 25 तक ले जा पाए। 100% कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एक सवाल ऊपर नीचे कभी हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे एटलीस्ट 24 नंबर तो आए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम इसको 25 में से 25 कर लें। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, आप ऐसी तैयारी करते रहिए, और अगले वीक फिर से इस क्विज का वीडियो आएगा, उसमें कोशिश करिए कि आपका स्कोर इस बार से अच्छा रहे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच।